हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो टर्म है माइनॉरिटी, ये हमने कई बार सुना है। हमने सुना है ना, माइनॉरिटी या मेजॉरिटी विंस, माइनॉरिटी जो कम, मेजॉरिटी जो ज़्यादा। हम एक आंकड़ा पकड़ कर चलते हैं 100 का, ठीक है। पॉपुलेशन है 100 का। अब इस 100 में से 50-50 तो इक्वल हो गया। 51-49 क्या होगा? 51 मेजॉरिटी, 41 माइनॉरिटी। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, यानी कि हाफ से जो कम होता है उसको हम माइनॉरिटी बोलते हैं। लेकिन ये माइनॉरिटी टर्म हम अपने एफसी में क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इसका क्या लेना देना है? 100 से कम की अगर हम बात कर रहे हैं, बेसिकली हमारी कंट्री में मल्टी कल्चर फॉलो होता है, राइट। मल्टी कल्चर का मतलब होता है यहाँ पर मल्टीपल रिलीजन मिलेंगे, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। प्लूरल का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा। यहाँ पर हिंदुइज़्म भी है, यहाँ मुस्लिम्स भी है, क्रिश्चियंस भी है, सिख भी है, जैनिज़्म भी है, बुद्धिज़्म भी है। कई सारे रिलीजन्स जो है वो हमको हमारी कंट्री में देखने मिलते हैं। अब इसमें हम माइनॉरिटी मेजॉरिटी कैसे डिसाइड करते हैं? तो जिस कंट्री में, उसके जुरिस्डिक्शन में, उसके क्षेत्र में, उसकी टेरिटरी में कोई भी एक रिलीजन का पॉपुलेशन अगर 50% से ज़्यादा हुआ तो वो हो जाती है हमारी मेजॉरिटी, और जो 50% से कम हो जाती है वो हो जाती है हमारी माइनॉरिटी। तो इंडिया में ऐसा कौन सा रिलीजन है जो मेजॉरिटी में है? डेफिनेटली हिंदुइज़्म जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो इंडिया का रिलीजन नहीं है, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रिलीजन है वो कौन सा है मेजॉरिटी में? वो है हमारा हिंदुइज़्म। Now, India has 22 official languages and it is estimated that there are over 1650 mother tongues spoken in India. इंडिया में लैंग्वेजेस ऑफिशियल कितने हैं? एफसी सेमेस्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और अगर देखा जाए मदर टंग्स ओवरऑल कितनी है? मदर टंग्स जो है वो 1650 है, जिसमें से हम सिर्फ 150 लैंग्वेज जो है, एक साइजेबल पॉपुलेशन 150 लैंग्वेज है जो बोलता है। हालांकि 1650 मदर टंग्स है, लेकिन 1650 हर कोई नहीं बोलता है। 150 साइजेबल पॉपुलेशन जो है हमारी, जो करीब करीब हम बोल सकते हैं 150 लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है वो एज मदर टंग किया जाता है। अब इंडिया डिफरेंट रिलीजन्स आर फॉलोड बाय वेरियस कम्युनिटी। इंडिया में कई सारे रिलीजन है जो हमको देखने मिलते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ भी हमको देखने मिलती है। एज पर 2011 सेंसस, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिलीजन वाइज अगर हम पॉपुलेशन देखें इंडिया का, 2011 में जो हमारी स्टडी हुई थी आखिरी पॉपुलेशन की, उसके बेसिस पर हिंदुइज़्म सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 79.8%। तो फर्स्ट नंबर पे हिंदुइज़्म आता है, तो ये हो जाते हैं हमारे मेजॉरिटी, ये होती है हमारी मेजॉरिटी। अब बाकी जितने भी रिलीजन है ना, अगर आप उसके परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वो हमारी माइनॉरिटी आती है। सेकंड नंबर पर आते हैं मुस्लिम्स, जो कि 14.2% में पॉपुलेशन है यहाँ पर, जो है वो 14.2% मुस्लिम्स है। सेकंड नंबर पर आ जाते हैं हमारे मुस्लिम्स। थर्ड पर आ जाते हैं हमारे क्रिश्चियंस, जो कि 2.3% है। फिर आ जाते हैं हमारे सिख, जो कि 4th नंबर पर आते हैं 1.7%। बुद्धिस्ट हमारे 0.7% पर है, 5th नंबर पर है। जैन्स जो है 0.4, अगेन 7 नंबर पर है। 6 नंबर पर है अदर रिलीजन 0.7%, और कुछ रिलीजन जो स्टेट ही नहीं किए गए हैं, बताए नहीं गए हैं, दैट इज़ 0.2%। तो इस तरीके से करीब करीब अगर हम इन स्टेटिस्टिक को देखकर चले तो हिंदुइज़्म जो है वो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में है, और बाकी जितने भी रिलीजन्स आपको देखने मिलते हैं वो सब हो जाते हैं हमारे माइनॉरिटी। तो आई होप आपको माइनॉरिटी टर्म का मतलब जो है वो समझ में आ गया। Now, by virtue of the numerical strength, Hindus comprise majority while the rest of the religious communities comprise minority. जैसे मैंने आपको कहा, हिंदुइज्म मेजॉरिटी में है, अदर कम्युनिटीज माइनॉरिटी में है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी। अब ये हमारे संविधान ने माइनॉरिटी टर्म जो है वो डिफाइन नहीं किया है, लेकिन माइनॉरिटी स्टेटस उनको दिया जाता है जो रिलीजन या लैंग्वेजेस के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेजेस के बेसिस पे, जिनका पॉपुलेशन कम होता है उनको हम माइनॉरिटी का स्टेटस देते हैं। Article 29 of the Constitution of India states that any group living within the jurisdiction of India, इंडिया के ही क्षेत्र के अंदर वो जो ग्रुप रहता है, is entitled to preserve and promote its own language, स्क्रिप्ट, लिटरेचर और कल्चर। तो इंडिया की ही क्षेत्र के अंदर हम यहाँ बात करें, आर्टिकल 29 ने हमको राइट दिया है कि हम प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं अपने लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्चर्स को, अपने लिटरेचर्स को और अपने कल्चर को।
Article 30 states that a minority group, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. इसी बेसिस पर आप अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी फॉर्म कर सकते हैं। कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमने देखा है जो कि माइनॉरिटीज़ होती है। माइनॉरिटी का मतलब होता है अपने कल्चर, अपने रिलीजन के एस्पेक्ट के बेसिस पर जो फॉर्म की गई है, बनाई गई है, वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ जो है हम देखेंगे, इन माइनॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें, इनको स्पेस दिया गया है डोमेन के नाम से। एक होता है कॉमन डोमेन, एक आता है हमारा सेपरेट डोमेन। कॉमन डोमेन जो कि हर माइनॉरिटी के लिए और मेजॉरिटी के लिए सेम होगा, वो लॉज, वो कानून जो हर किसी के लिए क्या है, सेम है, वो कॉमन डोमेन है। और दूसरा जो डोमेन है हमारा सेपरेट डोमेन, वो स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ के लिए ही है, वो मेजॉरिटी के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए ही बनाया गया है। Now, in part 3 of the Constitution, which deals with the fundamental right, यानी हमारे Constitution का part 3 जो है वो हमारे fundamental rights के बारे में बात करता है, is divided into 2 parts, जिसको वापस से 2 भाग में डिवाइड किया गया है। rights which fall in common domain और rights जो कि separate domain में दिए गए हैं। इन कॉमन डोमेन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स आर कवर्ड। कॉमन डोमेन में कौन से राइट्स और फ्रीडम हमारे कवर किए गए हैं? सबसे पहला है आर्टिकल 14 जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, जो सबसे कॉमन रहा है, चाहे SC ST में हो, चाहे वो चिल्ड्रंस में हो, चाहे वो हमारे माइनॉरिटीज़ में आ जाए या फिर हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ में आ जाए। ये आर्टिकल 14 हमारा हर किसी के लिए कॉमन है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। पीपल्स राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने सब एक समान है, और प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। आर्टिकल 15(1) एंड 2 है जो कि डिस्क्रिमिनेशन करने मना करता है। आर्टिकल 15(4) जो है वो बोलता है स्पेशल प्रोविजंस जो है दिए गए हैं फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, चाहे स्केड्यूल कास्ट हो या स्केड्यूल ट्राइब से ही क्यों ना हो, हमने यहाँ पर प्रोविजन दिया है किसके लिए? सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। आर्टिकल 16(1) एंड 2 बोलता है सिटीजन्स राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट एंड प्रोहिबिशन इन दिस रिगार्ड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है बिना किसी के डिस्क्रिमिनेशन किए हुए। आर्टिकल 16(4) हमको बोलता है प्रोविजन देना है रिजर्वेशन के लिए और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। तो कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट जो है हमको रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट देना है जो कि एडिक्वेटली इतना ज़्यादा आगे सर्विसेज में नहीं आए हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी है। आर्टिकल 25(1) हमको बोलता है पीपल्स फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। जो रिलीजन चाहे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी तरीके से कोई फोर्सफुली आपको जो है वो रिलीजन फॉलो नहीं करवा सकता। आर्टिकल 26 हमको बोलता है एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए आप अपने रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के इंस्टीट्यूशन फॉर्म कर सकते हो। अपने खुद के रिलीजन का मैटर्स को अपने ही जो है कम्युनिटी के अंदर सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसी इंस्टीट्यूशंस फॉर्म कर सकते हो। ओन एंड एक्वायर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड एडमिनिस्टर इट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी भी होगी मूवेबल इमूवेबल, वो आपको लॉ यानी कि कानून के हिसाब से जो है वो चलना है। आर्टिकल 27 प्रोहिबिशन अगेंस्ट कंपेलिंग एनी पर्सन टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यानी कि यहाँ पर आप ज़बरदस्ती किसी रिलीजन को पैसे दे देकर अपने रिलीजन को प्रमोट नहीं करवा सकते। People's freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in educational institutions wholly maintained, recognized or aided by the state। तो यहाँ पर आपको फ्रीडम जो है वो मिलता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए या फिर रिलीजियस वर्शिप जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होती है, ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है। तो ये जो है हमारे क्या है, ये हमारे कॉमन डोमेन है, हर किसी के लिए है। अब सेपरेट डोमेन जो माइनॉरिटी के राइट्स के लिए बने हैं उसके अंदर आर्टिकल 29(1) हमको बोलता है राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। तो अपनी लैंग्वेज, अपने स्क्रिप्ट और अपने कल्चर के लिए अगर आप कोई कोर्सेज लेकर आना चाहते हैं, उसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का पूरा राइट है।
आर्टिकल 29(2) हमको बोलता है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिनायल ऑफ एडमिशन टू एनी सिटीजन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड और एडेड बाय द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। यानी कि स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पर आप नहीं बोल सकते हो कि किसी को एडमिशन उसके रिलीजन के बेसिस पर हम नहीं देंगे, तो विच इज़ कम्प्लीटली नॉट अलाउड। आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 हमको बोलता है राइट्स ऑफ ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। चाहे रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होती है, समझ लो जैसे कि हमारा गुजराती मीडियम स्कूल्स या कॉलेजेस हो गए, या फिर मराठी मीडियम हो गया, उर्दू मीडियम हो गया, तो आपको एजुकेशनल चॉइस मिलती है कि आप अपने लैंग्वेज के साथ जो है वो अपनी माइनॉरिटी के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर्म कर सकते हैं। आर्टिकल 32 हमको बोलता है फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी मैनेज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन इन द मैटर ऑफ रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो आपको फंड देना चाहती है, एडेड बनना चाहती है आपकी स्कूल के लिए, तो यहाँ पर बिल्कुल भी वो रिलीजन के नाम पर ऐसा नहीं बोल सकती है कि ये एक कम्युनिटी को बिलोंग करती है, हम इनको फंडिंग नहीं देना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट वहाँ पर रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हुए आपको फंड देने से मना नहीं कर सकती है। आर्टिकल 347 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द लैंग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी स्टेट। तो जो लैंग्वेज अगर किसी स्टेट में कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज बोली जाती है तो आप अपनी लैंग्वेज को कंटिन्यू कर सकते हो, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको लैंग्वेज बदलना पड़े। आर्टिकल 350A जो है वो प्रोविज़न देता है फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, यानी प्राइमरी स्टेज पे जो इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए वो मदर टंग में दिए जा सकते हैं। प्रोविजन फॉर अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड हिज ड्यूटीज। तो आर्टिकल 350B जो है उसने स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए। आर्टिकल 25 सिख कम्युनिटीज राइट ऑफ वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपन्स। तो आर्टिकल 25 जो है उसने सिख कम्युनिटी को, क्योंकि उनके कम्युनिटी में एक रिलीजियस फॉलोइंग है कि उनको किरपन जो है वो अपने पास रखना होता है, एक छोटी सी, अगर आपने चाकू देखा जिसको हम किरपन, वो किरपन बुलाते हैं, तो आर्टिकल 25 ने उनको पूरा राइट दिया है कि आप जो है वो उसको पहन सकते हैं। तो पब्लिकली भी आप उसको पहनकर जा सकते हैं, उसमें आपको पूरा राइट जो है आपके कम्युनिटी को जो है वो माइनॉरिटी के बेसिस पर, ये आपके स्पेशल माइनॉरिटी राइट्स है जो आपको मिलते हैं। तो ये तो हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स जो है माइनॉरिटीज़ के देख लिए। अब हम देखेंगे किस तरीके से इनके ह्यूमन राइट्स जो है माइनॉरिटीज़ के वो वायलेट किए जाते हैं, इनका उल्लंघन कैसे किया जाता है। सबसे पहला है प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो फेस किया जाता है, भेदभाव जो है वो देखा जाता है। फॉर इंस्टेंस इन अर्बन एरिया सर्टेन कम्युनिटीज आर डिस्क्रिमिनेटेड फ्रॉम बाइंग फ्लैट्स इन हाउसिंग सोसाइटीज, हाउएवर सच डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट परमिटेड एज पर द लॉ। कई बार ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ होती है ना जिसके बाहर ऐसा बोर्ड लगा होता है कि ये स्पेसिफिक कम्युनिटी को यहाँ पर आना जो है वो अलाउड नहीं है, या यहाँ पर घर लेना अलाउड नहीं है। हालांकि लॉ के हिसाब से देखा जाए तो कानूनी तौर पर आप किसी को नहीं बोल सकते कि किसको कहाँ घर लेना है, कहाँ रहना है। हम जो है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होकर जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट में आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी। तो कहीं ना कहीं हमको कोई इंसान जो है कम्युनिटी या रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करके कहीं पर घर खरीदने से मना नहीं कर सकता है। Problem of communal violence. There are certain cases of communal violence in certain states. At times, the fundamentalists or fanatics spread rumors that lead to communal violence, which result in loss of life and property. फैनेटिक्स या फंडामेंटलिस्ट जिसको हम बोलते हैं एकदम जो लोग कट्टर होते हैं, तो ये जैसे कट्टर होते हैं ना, इनको कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो पीस है वो पसंद नहीं आता है, तो उसको डिसरप्ट करने के लिए उस शांति को क्या करते हैं, बेसिकली ये लोग वायलेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से दंगे फसाद होते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की जान और माल दोनों का ही नुकसान होता है। प्रॉब्लम ऑफ कस्टम्स, कुछ प्रथाएं हैं, जैसे एवरी कम्युनिटी हैज़ इट्स ओन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, बट एट टाइम्स controversies crop up when a particular community follows certain customs which others may objective to preserve their distinct social and cultural life. For instance, religious procession of a particular community may be objected by another community which may lead to communal tensions and riots. देखो, हर एक कम्युनिटी के, हर एक रिलीजन के, हर एक के अपने कस्टम्स, अपनी प्रथाएं हैं, अपनी ट्रेडिशंस है जो फॉलो की जाती है। अब एक कम्युनिटी उसके अपोज होगी क्योंकि वो फॉलो नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं जब आप ऑब्जेक्शन उठाते हो तो दोनों पार्टीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वायलेंस होता है और हमारा जो हार्मनी है वो डिस्टर्ब हो जाता है। Then we have problem of employment. At times there may be discrimination at workplace. Some companies may not prefer for employment certain communities, although such discrimination is not permitted by law.
एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड भी अगर हम देखें तो कई लोगों को जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ सर्टन कम्युनिटी उनको जॉब जो है वो ऑफ़र नहीं किया जाता या मना किया जाता है। कानूनी तौर पर ये भेदभाव करना बिल्कुल ही गलत है, इलीगल है, लेकिन बावजूद इसके अभी आप तो कोर्ट में केस जाकर लड़ोगे नहीं क्योंकि आपके पास सबूत नहीं कि उसने आपको रिलीजन ग्राउंड्स पे मना किया है। तो डेफिनेटली इस तरीके का डिस्क्रिप्शन जो है वो हमको देखने, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो देखने मिलता है। प्रॉब्लम ऑफ पावर्टी, मुस्लिम कम्युनिटी फेस द प्रॉब्लम ऑफ पावर्टी। अब मुस्लिम कम्युनिटी क्यों ये पावर्टी की प्रॉब्लम फेस करती है? बिकॉज देर इज लैक ऑफ अटेंशन टू द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ इट्स मेंबर्स, पर्टिकुलरली वुमेन, बिकॉज ऑफ विच द कम्युनिटी कंटिन्यूड टू रिमेन बैकवर्ड। डेफिनेटली आई कंप्लीटली अग्री विद दिस। कहीं ना कहीं एजुकेशनल बैकग्राउंड में जो है मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ी पीछे रह जाती है। ना कि सिर्फ उनके घर के लड़के यानी कि लड़कियां जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो एजुकेशन में थोड़ी सी लैक कर जाती है, यानी कि एक स्पेसिफिक एजुकेशन परस्यू करने देते हैं, उससे ज़्यादा उनको एजुकेटेड होने की ज़रूरत जो है वो फील नहीं होती है, जिसकी वजह से एक कम्युनिटी थोड़ी सी पीछे की तरफ रह जाती है। द सचार कमेटी रिपोर्ट जो कि 2004-5 में बनाई गई थी, इसने क्लेम किया है दैट एज मच एज 31% प्रिसाइसली 1/3 ऑफ इंडियन मुस्लिम्स वे लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो इतना मुस्लिम्स का पॉपुलेशन है उसका 1/3 हिस्सा जो है मुस्लिम्स का वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहता है। The causes of this poverty include educational lags wherein the dropout rates in Muslim students are large and a large percentage of the community does not pursue graduate and postgraduate education। अब ये जो सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर पॉवर्टी का हमको देखने मिल रहा है क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही आपकी उतनी नहीं है, हार्डली कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुँच भी पाता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है मुस्लिम कम्युनिटी में पॉवर्टी के लिए। इस बात को अपने दिल पर थोड़ा सा सीरियसली लीजिए और जो बच्चे हैं वो थोड़ी सी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर लीजिए, ताकि आपका डेवलपमेंट हो रहा है, कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, देश का डेवलपमेंट हो रहा है। यही बात को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी एजुकेशन जो है वो हमेशा परस्यू करनी चाहिए। ओके, now we have seen what all forms of violations that Muslim minorities, for minorities, ठीक है, जितने भी violations है minorities जो है वो फेस करते हैं हमारी कंट्री में, वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे नेशनल कमीशन जो कि माइनॉरिटीज़ के लिए बनाई गई है, ये क्या काम करती है। Now the National Commission for Minorities is a body constituted by Government of India। अब ये जो बॉडी है वो कॉन्स्टिट्यूट यानी किसने बनाई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म की है, ताकि जो भी सेफगार्ड दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स माइनॉरिटीज़ को, वो जो है वो उनको मिल रहे हैं। Now essentially the minorities in India consist of followers of all religions other than Hinduism and weaker sections in the Hindu community। अब minority जो है वो कौन होते हैं? बेसिकली जो हिंदुइज्म मेजॉरिटी है वो फॉलो नहीं कर रहे, उसके अलावा सारे रिलीजन जो है वो इंडिया में माइनॉरिटी में काउंट होते हैं, एंड वीकर सेक्शंस जो होते हैं हिंदू कम्युनिटी में उसको भी माइनॉरिटी में काउंट किया जाता है। Now the statutory National Commission for Minorities came into existence in 1993। 1993 में इसको क्या किया? फॉर्म किया गया अंडर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992। 1993 में ये बॉडी फॉर्म हुई है, लेकिन 92 में इस एक्ट के तहत इस बॉडी को बनाया गया जो कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है। द NCM जो कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है adheres to the UN Declaration of 18 December 1992 which states that states shall protect the existence of national or ethnic, cultural, religious, linguistic identity of minorities within their respective territories and encourage conditions for the promotions of their identity। तो कहीं ना कहीं UN डिक्लेरेशन जो कि 18 दिसंबर 1992 में आया था, उसने कहा है कि हर कंट्री को अपने अंदर जो नेशनल या एथनिक का मतलब होता है बेसिकली, यहाँ पर हम एथनिक की बात करें, हम यहाँ पर अलग अलग जातिवाद की बात कर रहे हैं, अलग अलग कल्चर की बात करेंगे, रिलीजियस की बात करेंगे, लैंग्वेजेस की बात करेंगे। डिफरेंट लैंग्वेजेस है जो कि माइनॉरिटीज़ की आइडेंटिटी होती है, इनको प्रोटेक्ट करना, इनको प्रिजर्व करना, इनकी कंडीशंस में सुधार लाना, इनकी आइडेंटिटी को प्रमोट करना, ये काम भी स्टेट्स का होता है। बेसिकली यहाँ हम एक स्पेसिफिक टेरिटरी, एक इंडिया हमारी कंट्री की जो है वो बात कर रहे हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन। अब ये कमीशन जो फॉर्म हुई है हम देखेंगे किस तरीके से फॉर्म हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी टू बी नोन एज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज to exercise the powers conferred upon and to perform the functions assigned to it under the National Commission for Minorities Act 1992। अब ये कमीशन जो फॉर्म हुई है इसके अंदर कौन कौन होते हैं? एक इस कमीशन के अंदर सबसे पहले आते हैं हमारे एक चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरपर्सन हो गए, उसके बाद हमारे पास वाइस चेयरपर्सन होते हैं,
फिर 5 मेंबर्स होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट पर्सन ऑफ एमिनेंस एबिलिटी इंटीग्रिटी प्रोवाइडेड दैट 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन शैल बी फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब यहाँ पर बोला जा रहा है वो जो 5 लोग होने चाहिए ना कहीं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले होने चाहिए। फंक्शंस क्या है, कमीशन हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन, काम क्या करना है इनको, इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। तो यूनियन टेरिटरी स्टेट के अंदर हमको देखना है माइनॉरिटीज़ का ग्रोथ प्रोग्रेस किस तरीके से चल रहा है। मॉनिटर द वर्किंग ऑफ द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन लॉज इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी सेफगार्ड्स दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स जो दिए गए हैं, मॉनिटर करना है, ध्यान देना है कि वो फॉलो हो रहे हैं, कोई किसी के राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा है। सजेशंस देना है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि किस तरीके से हम इस सेफगार्ड्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए और अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये सजेशन आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं। कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट्स होगी अगर इनके राइट्स से रिलेटेड, तो वो कंप्लेंट्स जो है उसको बेसिकली स्पेसिफिक कंप्लेंट्स को ध्यान दिया जा सकता है उसके ऊपर, और ऐसे मैटर्स को अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ तक पहुँचाया जा सकता है। स्टडीज़ या सर्वेस कंडक्ट किया जा सकता है कि किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन होती है माइनॉरिटीज़ के साथ में, तो उस डिस्क्रिमिनेशन का प्रभाव क्या होता है और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं ऐसे जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन माइनॉरिटीज़ के साथ बंद हो जाए। स्टडी कंडक्ट की जाती है, रिसर्च किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को माइनॉरिटीज़ में किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट मेजर्स सजेस्ट किया जा सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी माइनॉरिटी टू बी अंडरटेकन बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। पीरियोडिकल और स्पेशल रिपोर्ट्स बनाई जाती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है, जो कि माइनॉरिटी से रिलेटेड होती है और किसी तरीके की परेशानी या कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो वो सारी उस पीरियोडिकल रिपोर्ट्स के अंदर या एनुअल रिपोर्ट के अंदर मेंशन होती है। एनी अदर मैटर विच मे बी रेफर टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर और भी कोई ऐसा मैटर है जहाँ पर ज़रूरत पड़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया है तो आपको उसमें भी देखना पड़ेगा एज कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। नाउ पावर्स, अब इनके हाथ में पावर्स क्या है। द कमीशन हैज़ द फॉलोइंग पावर्स। सबसे पहला तो समनिंग, यानी कि किसी को भी कहीं से बुला सकते हैं। कंट्री के किसी भी हिस्से में अगर आप रहो, अगर आपकी अटेंडेंस ज़रूरी है, आपको आना होगा तो हमारे सामने पेश होना ही पड़ेगा। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट की जब भी ज़रूरत हो तो वो डॉक्यूमेंट मंगवाना है आपको। एविडेंस होना चाहिए एफिडेविट के ऊपर। रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, कोई भी कानूनी दफ्तर से अगर आपको कोई ऑफिस से अगर आपको कोई एविडेंस की ज़रूरत है, कोई सबूत की ज़रूरत है, कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप बुला सकते हो। उसी के साथ साथ इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स, जितने भी विटनेस और डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर भी आपको जो है वो ध्यान रखना है, उनको भी बुलवाना है। तो ये सारी के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देखा है कॉमन चीज़ें हैं, ये तो हम याद रख ही सकते हैं क्योंकि हर लेक्चर में हम सेम चीज़ पढ़ रहे हैं। चाहे हमने SC के बारे में पढ़ा हो, ST के बारे में पढ़ा हो, चिल्ड्रंस के ऊपर पढ़ा हो, पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा, माइनॉरिटीज़ के बारे में पढ़ा, तो ये जो नेशनल कमीशन काम करती है सबके लिए कॉमन काम होती है। बस उनका जो नाम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया, फॉर चिल्ड्रंस हो गया, फॉर माइनॉरिटीज़ हो गया, फॉर डिसेबल्ड पर्सन हो गया, नाम का टाइटल जो है वो बदल जाता है लेकिन काम जो है बच्चों इनके ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इस तरीके से कुछ हमारी कमीशन के काम है, कुछ फंक्शंस है, कुछ ड्यूटीज़ है, कुछ पावर्स है जो इनको अलॉट किए गए हैं, जो कि अपना काम वो करती है और उसकी रिपोर्ट जो है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों वो कंप्लीट हो जाता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हमारा एक टॉपिक जो एल्डरली पर्सन्स के ऊपर है कि क्या उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल राइट्स दिए हैं, उसी के साथ साथ उनके राइट्स किस तरीके से वायलेट होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है जो हम देखेंगे। और हमारा जो लेक्चर है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।